अपना टॉपिक चल रहा था आनुवंशिकी, तो उसी में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी से तात्पर्य होता है वो लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। वो लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके आनुवंशिक लक्षण। तो साइंस की जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी आनुवंशिकी। इसके अलावा अपन ने देखा था फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का, ये सारा अपना कल हो चुका था। आनुवंशिकी का पिता, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, मेंडल को कहा जाता है। इसके अलावा आनुवंशिक शब्द किसने दिया था? अगर शब्द की बात किया जाए तो किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। ये सब अपन कल देख चुके हैं। इसके अलावा अपन ने देखा कि जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। क्यों किया? क्योंकि मटर का जीवन काल क्या होता है? आपका छोटा होता है। इसके अलावा जो मटर का पादप होता है उसमें स्वयं परागण करवा सकते हैं, पर परागण करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मटर का पौधा है उसमें जो पुष्प होते हैं बड़े आकार के होते हैं, तो आप जो भी इसके लक्षणों का अध्ययन करना चाहो आसानी से कर सकते हैं, इसलिए उसने मटर का पौधा चुना। इसके अलावा अब अपन देखते हैं कि वो कौन से 7 लक्षण थे, वो कौन से 7 लक्षण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। 7 लक्षण। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर के पादप में कौन से 7 विपरीत लक्षण थे? विप्रियासी। यहाँ देखो अपन एक वर्ड का यूज करेंगे, एक शब्द का यूज करेंगे जिसे बोलेंगे विप्रियासी। तो वो कौन से 7 लक्षण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पादप को चुना? इस पे कई बार क्वेश्चन भी बनता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि कौन से 7 लक्षण है। तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले है पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई, या तो पादप कैसा होगा? लंबा होगा या बोना होगा। पादप की ऊंचाई, लंबा पादप ले सकते हो और बोना। तो मेंडल ने क्या किया? पादप की 2 वैरायटी ली, 2 क्वालिटी ली। एक तो पादप कैसा था? लंबा था, और एक था आपका बोना। अब यहाँ 2-3 चीजें। लंबे के लिए उसने क्या किया? कैपिटल टी का उपयोग किया। ये जब अपन मेंडल के नियम पढ़ेंगे वहां काम आएंगे। बोने के लिए क्या किया उसने? स्मॉल टी का उपयोग किया। तो मेंडल ने लक्षण लिया, पहला लक्षण लिया पादप की ऊंचाई। तो पादप कैसा होगा? या तो लंबा होगा या आपका बोना होगा। इसके अलावा पुष्प की स्थिति, दूसरा लक्षण क्या है आपका? पुष्प की स्थिति। यहाँ 2 शब्दों का यूज होता है, एक होगा कक्ष, एक होगा अग्रस्त। अभी दोनों का मतलब समझ लिए। जैसे ये आपकी कोई शाखा है, ये इस पे फूल लग रखा है, ये शाखा है, ये दूसरी शाखा निकल गई यहाँ पे। तो कक्ष का मतलब होगा यहाँ से निकले। अगर यहाँ से फ्लावर निकले पुष्प की स्थिति, तो ये क्या कहलाएगा? कक्ष। और एक क्या होगा आपका? अग्रस्त। सपोज यहाँ जैसे ये है, यहाँ आपका फूल बन रहा है, ये पुष्प है, तो यहाँ 2 कंडीशन हो गई। पुष्प की जो स्थिति है या तो कक्ष हो सकती है, यहाँ इन दोनों के बीच में से निकल सकता है, या फिर अग्रस्त, यहाँ पुष्प हो सकता है। ये सिचुएशन या ये स्थिति यहाँ भी लागू होती है, यहाँ नहीं लागू होगी क्योंकि ये 2 के बीच में से निकल रहा है। तो मेंडल ने दूसरा जो लक्षण लिया वो पुष्प की स्थिति। एक पादप ऐसा है जिसमें कक्ष फ्लावर लग रहा है, दूसरे में क्या? अग्रस्त, जो शाखा उसके टिप पे लग रहा है, मेन पॉइंट पे लग रहा है। तो दूसरा लक्षण ये लिया। तीसरा है परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति, जो मटर की फली है जब परिपक्व हो जाती है, पक जाती है, तो उसकी आकृति कैसी होगी? या तो फूली हुई होगी, फूली हुई, या कैसी होगी आपकी? संकीर्णित होगी। या तो फूली हुई होगी या संकीर्णित। जैसे ये आपकी फली है,
तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है आपकी फली, ऐसे हो सकती है। तो दो स्थितियां की, जो परिपक्व फली होती है वो या तो फूली हुई होगी या संकीर्ण, ऐसे मतलब जैसे यहाँ से बीच में से पिचक जाए, झुर्रीदार हो जाए, तो वो कंडीशन। तो उसने ये अपन ने अभी 3 लक्षण दिए, टोटल कितने आपके 7 कैरेक्टर है, 7 लक्षण है। तो पहला क्या है, पादप की ऊंचाई, या तो लंबा पादप लेंगे, या देखो अलग अलग जो किस्म होती है उसमें अलग अलग वेराइटीज हो सकती है। जैसे एक आपके गेहूं का पादप ऐसा होगा जिसकी हाइट ज्यादा होगी, उसके दाने होंगे छोटे हो सकते हैं या साइज में बड़े हो सकते हैं। एक ऐसा होगा पौधा जिसकी साइज क्या होगी आपकी, लंबी होगी। तो वैसे उसने क्या लिया, लंबा और बौना पादप लिया। उसकी स्थिति तक्ष और अग्रस्त। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई हो सकती है, या कैसी हो सकती है आपकी, संकीर्णित हो सकती है। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग सफेद हो सकता है या बैंगनी हो सकता है। तो पुष्प का रंग कैसे लिया, देखो यहाँ विप्रियाशी, विप्रियाशी शब्द का उपयोग किया जाएगा। विप्रियाशी से यहाँ तात्पर्य विपरीत। तो एक पादप कैसा है, लंबा है, तो एक बौना है। एक पुष्प का रंग कैसा, सफेद है, तो दूसरे का कैसा आपका बैंगनी है। तो विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया। बीज की आकृति, आपका बीज है वो कैसा हो सकता है, इसमें भी अपन 2 लक्षण लेंगे। बीज की जो आकृति है उसमें भी गोलाकार और झुर्रीदार। एक तो जो बीज है वो अच्छे से फूला हुआ है, गोलाकार का, और दूसरा क्या आपका झुर्रीदार है, मतलब उसमें रिंकल्स हो गए हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं, या हो सकता है उसकी वैरायटी ऐसी हो। तो बीज की आकृति कैसी है, गोलाकार और झुर्रीदार। इसके अलावा उसने क्या लिया, बीज का रंग पीला और हरा। जो आपका बीज है या तो पीला हो सकता है, जो मीठा मटर होता है उसका पीला होता है, और जो अपन यूज लेते हैं वो हरा होता है। तो बीज का रंग कैसा हो सकता है, पीला और हरा हो सकता है। तो मेडल ने क्या किए, 7 विपरीत लक्षण लिए। पादप की ऊंचाई ली, लंबा और बौना लिया, पुष्प की स्थिति ली, तक्ष और अग्रस्त। परिपक्व फली की आकृति, फली फूली हुई हो सकती है या संकीर्णित हो सकती है। पुष्प का रंग सफेद हो सकता है या बैंगनी हो सकता है। बीज की आकृति गोलाकार या झुर्रीदार हो सकती है। बीज का रंग पीला और हरा हो सकता है। तो ये विपरीत लक्षण लेके उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। इसीलिए वो अपने आनुवंशिक प्रयोगों में क्या हुए, आपके सफल हुए। तो ये था मेडल ने मटर के पादप में कौन से विपरीत 7 लक्षणों का चयन किया। तो यहाँ अपना क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लीजिए आप। मेडल ने मटर के पादप में कौन से 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। लक्षणों का अध्ययन किया, ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। इसमें एक परिपक्व फली का रंग भी ऐड कर दीजिए। परिपक्व, ये परिपक्व है। अपरिपक्व फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग कैसा हो सकता है, हरा हो सकता है या पीला हो सकता है। ये टोटल 7 कैरेक्टर है, 7 लक्षण है। तो ये आपका क्वेश्चन बनना और ये इसका आंसर है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो अपन कुछ भी सीखते हैं उससे पहले क्या होती है, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है।
तो अपन मेंडल के नियमों का अध्ययन करेंगे, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी या कह सकते हैं शब्दावली याद करेंगे। क्यों? या शब्दावली को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेंडल के जो नियम है उनमें वो शब्दावली बार बार यूज आएगी, बार बार काम आएगी। जैसे प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, जीन क्या होते हैं, जीन प्रारूप क्या है, एकल संकर संकरण किसे कहेंगे, F1PD किसे कहेंगे, ये सब क्या करेंगे अपन बार बार उपयोग करेंगे। तो अपन इसकी शब्दावली देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आएगा, जीन को परिभाषित कीजिए, या जीन किसे कहते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन बन गया, जीन किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये जो शब्दावली है, या कह सकते हैं ये जो मेंडल के जो अपन मेंडल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, या मेंडल के वंशागति के जो नियम पढ़ रहे हैं, उनमें क्या है आपकी ABCD कह सकते हो उसकी। तो जब ये आपको इसकी जो इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ पता होगा, तो आप आगे जो जब इसके नियम पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जैसे जीन, मेंडल के टाइम तक ये पता नहीं था जीन क्या था, मेंडल ने क्या कहा था इनको, कारक कहा था। तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कारक क्या है, रियल में कारक क्या है आपके, जीन ही तो है। मेंडल ने जो कारक कहा वर्तमान में क्या वो जीन है। तो जीन होता क्या है, जीन को कैसे परिभाषित करेंगे, ये कैसे काम करता है और वंशागति में इसका क्या महत्व है, ये सारा अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले है जीन, जो मेंडल के जो कारक थे वर्तमान में उनको क्या कहा जा रहा है, जीन। तो इसकी परिभाषा है, वह कारक जो आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, जो आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, लक्षणों को नियंत्रित करता है, वो क्या कहलाता है आपका, जीन। मेंडल के टाइम जीन की स्पष्ट कोई परिभाषा नहीं थी, तो मेंडल ने सिर्फ कारक कहा था, पर वर्तमान में इसको परिभाषित किया गया, अच्छे से परिभाषित किया। जीन कहाँ लगे हुए होते हैं आपके, डीएनए के सीक्वेंस होता है। डीएनए क्या होता है आपका, आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए पे क्या पाए जाते हैं आपके, जीन्स पाए जाते हैं, और यही वो कारक होते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों को क्या करते हैं आपके, स्थानांतरित करते हैं। जैसे किसी की आंखों का रंग भूरा है, जिस या तो मम्मी का आंखों का रंग भूरा है या पापा का, तो उस बच्चे में वो रंग किसके थ्रू चला जाएगा, इनके थ्रू। यही वो कारक है, यही वो आनुवंशिक इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या करती है आपकी, स्थानांतरित। तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है, वह कारक जो आनुवंशिक लक्षणों को, अपना चैप्टर ही क्या है, अपना पार्ट ही क्या है, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। तो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाला कारक कौन है आपका, जीन। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये है आपके जीन। अब दूसरा शब्द यूज करेंगे अपन, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, देखो कभी भी कोई लक्षण होता है वो युग्म में चलता है, जोड़े में चलता है, पेयर में चलता है। तो युग्म विकल्पी का मतलब होता है एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 कारक, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 कारक। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये क्या है आपके, लंबाई का लक्षण। समझना इसको अच्छे से, लंबाई का लक्षण, ये कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, जो भी कहना चाहो, युग्म का जोड़ा भी लिख सकते हो आप। तो वो कारक युग्म विकल्पी का मतलब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले वो कारक जो युग्म में चले, जोड़े में चले, पेयर में चले, वो क्या कहलाते हैं आपके, युग्म विकल्पी। या इसको इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित
वाले किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रियासी रूप, विप्रियासी, मैं यहाँ विपरीत भी लिख देती हूँ, कंफ्यूजन मत होना, विपरीत रूप का मतलब क्या हो गया? देखो, युग्म विकल्पी किसी एक लक्षण को, लंबाई को कौन नियंत्रित कर रहा है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये कैसे है? आपके जोड़े में है, तो ये क्या हो गया आपका? युग्म विकल्पी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रियासी, विपरीत रूप। जैसे अगर कोई पादप है कैपिटल टी स्मॉल टी, पर इसका अगर बाहर से देखें तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? लंबा दिखाई देगा। अभी अपन देखेंगे कि ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। तो ये पादप अगर इसको बाहर से देखें, जिसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप, बाहर से अगर दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। तो ये पौधा लंबा दिखाई देगा। अगर इसकी जीनी संरचना का अध्ययन किया जाए तो ये पादप कैसा होता है? इसमें लंबाई का गुण भी है और बौनेपन का भी गुण है। पर लंबाई का गुण कैसा है आपका? प्रभावी है। बौनेपन के लक्षण को क्या कर देता है? वो छुपा देता है, दबा देता है। तो ये होता है आपका युग्म विकल्पी, एक युग्म को नियंत्रित करने वाला कारक। अगला है समयुग्मनजी। समयुग्मनजी, होमोजाइगस। देखो यहां से मतलब युग्म का वही युग्म, सम यानी दोनों समान। तो इसको परिभाषित करेंगे, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक जब समान हो, जब दोनों कारक समान होंगे तो उसे क्या कहेंगे? समयुग्मनजी। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों क्या आपके समान है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? समयुग्मनजी। मतलब कोई लक्षण को नियंत्रित करने वाले जब दो कारक है, दो कारक, देखो अपन ने क्या देखा कि जो जीन है वो हमेशा युग्म में चलते हैं, कभी सिंगल जीन नहीं चले मिलेगा आपको, युग्म में चलेंगे। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होगा वो जोड़े में होगा। तो जब दोनों समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समयुग्मनजी। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका विषमयुग्मनजी। ये सिंपल सा है, विषमयुग्मनजी। जब लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक असमान हो, असमान हो। जैसे एग्जाम्पल है इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? विषमयुग्मनजी। देखो एक कैपिटल टी है और एक क्या आपका, ये शायद दिख रहा नहीं है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। विषमयुग्मनजी वाले को मैं ऊपर लिख देती हूँ। विषमयुग्मनजी
जब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक भिन्न हो। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें जो लंबाई को प्रभावित कर रहा है या लंबाई को नियंत्रित कर रहा है वो एक तो क्या है आपका कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये कैसा है प्रभावी लक्षण और ये है आपका अप्रभावी लक्षण। तो अपन ने देखा जीन क्या होता है, वो कारक जो आनुवंशिक लक्षणों को आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। युग्म विकल्पी मतलब जो जीन होते हैं वो जोड़े में चलते हैं और जो युग्म में चलते हैं पेयर में चलते हैं वो लक्षणों को क्या करते हैं नियंत्रित। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी या विपरीत रूप, जैसे ये वाला समयुग्मनजी, मतलब जो नियंत्रित कर रहे हैं वो दोनों अगर समान हो तो समयुग्मनजी, जब दोनों अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे अपन विषम युग्मनजी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्दावली है, ये जब आपको लर्न होगी तो आगे अपन प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे, स्वतंत्र अपवहन का नियम पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम देखेंगे तो वो बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। अगला है प्रभावी लक्षण। प्रभावी से तात्पर्य है जो F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब देखो F1PD क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा समझना। जैसे ये कैपिटल टी, ये क्या है आपका लंबा पौधा मैंने लिया, ठीक है। ये मैंने लिए स्मॉल टी, ये कैसा आपका बौना पौधा है। तो ये इन दोनों से जब युग्मक बनेंगे तो कैसे बनेंगे, थोड़ा और इजी देख लो, यही बनेंगे। युग्मक कब बनते हैं, जब क्या होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, नई संतति का निर्माण होना होता है। तो क्या हुआ, ये दोनों कौन है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये कौन है जनक, पेरेंट्स, और ये क्या है आपके युग्मक, ये क्या है आपके युग्मक। अब अपन इनका क्रॉस करवाएं तो क्या अपन को मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जनक पादपों से जो आपको प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है आपकी F1 पीढ़ी। दोबारा देखो इसको, जब लंबे पौधे और बौने पौधा लिया अपन ने, ये दोनों क्या आपके जनक है। लंबा पौधा और बौना पौधा क्या आपके जनक है। इन दोनों में क्या हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, आधे हो गए। अब इनका वापस संयुग्मन हुआ, वापस जुड़े तो क्या बन गया आपका एक नया संकरण प्राप्त हो गया, नया आपको कॉम्बिनेशन प्राप्त हो गया। और जो ये नया कॉम्बिनेशन है वही क्या कहलाता है आपका F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी से तात्पर्य है कि जो जनक पादपों से जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, जनक पादपों से पेरेंट से जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है आपकी F1 पीढ़ी। वो क्या कहलाती है आपकी F1 पीढ़ी। अब देखो यहाँ दो शब्द यूज करेंगे अपन, प्रभावी और अप्रभावी। अप्रभावी एक दूसरा है प्रभावी, इनसे ही मतलब निकल रहा। प्रभावी का मतलब जिसका अपना प्रभाव है, अप्रभावी का मतलब जिसका कोई प्रभाव नहीं है। सिंपल सा मीनिंग निकाले तो प्रभावी और अप्रभावी को समझने के लिए थोड़ा सा इधर वापस से देखना। लंबा पौधा और बौना पौधा लिया, ये दोनों क्या है जनक है, पेरेंट्स है। इन दोनों से जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई है, इनसे जो संतति प्राप्त हुई, इसको संतति पीढ़ी भी बोल सकते हो आप, संतति पीढ़ी। इनसे जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे F1 पीढ़ी या
संतति पीढ़ी बोलोगे तो ये कौन है, आपके जनक है। प्रभावी से तात्पर्य है जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। मैं लिख देती हूँ, आप लोग देखना इसको। अपना पहला है प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। जो लक्षण F1 संतति पीढ़ी में प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अभी अपन ने देखा था कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनसे क्या बने युग्मक आपके कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इनका क्रॉस करवाया तो अपन को क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यही क्या हो गया आपकी F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। अब देखो यहाँ होता क्या है, जो टी है ये प्रभावी है, तो ये जो पौधे होंगे F1 पीढ़ी के जो भी पादप होंगे सारे लंबे होंगे। F1 पीढ़ी के सारे पादप कैसे होंगे, आपके लंबे होंगे। तो जो लंबाई का लक्षण है, जो लंबा पौधा है उसने बोनेपन के लक्षण को छिपा दिया, तो ये क्या हो गया आपका प्रभावी लक्षण। तो जो कैपिटल टी है तो इसमें लंबाई का लक्षण क्या हो गया आपका प्रभावी हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब दूसरा है अप्रभावी लक्षण। दूसरा आपकी शब्दावली या वर्ड टर्मिनोलॉजी क्या आपका अप्रभावी लक्षण, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अप्रभावी लक्षण वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, जैसे F1 का क्या कॉम्बिनेशन बना था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो जो स्मॉल टी है, यहाँ जो स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो जो लक्षण F1 में प्रकट नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके अप्रभावी लक्षण, और जो प्रकट हो जाते हैं वो प्रभावी लक्षण। जनक पीढ़ी भी समझ लो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो दोबारा से देख लो। जनक पीढ़ी से मतलब है जनक पीढ़ी, इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हो, F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पादपों का या जंतुओं का, अपन यह पादप देख रहे, जिन पादपों का उपयोग किया जाता है वो जनक या जनक पीढ़ी कहलाती है। जिन पादपों का अपन ने उपयोग किया है F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए वो क्या कहलाएंगे आपके जनक पादप। जहां अपन ने कैपिटल टी, स्मॉल टी यूज किया तो ये क्या कहलाएंगे आपके जनक पीढ़ी या जनक पादप।
प्रभावी हो गया। अब अगला टर्म अपन यूज करेंगे एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण, एकल से मतलब है एक, जब एक लक्षण का, देखो इसके पहले देखो, एकल संकर संकरण, जब एक लक्षण को लेकर, जब एक लक्षण को लेकर संकरण प्रयोग किए जाते हैं, संकरण प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। जैसे अपन ने क्या किया, सिर्फ लंबाई का लक्षण लिया है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है आपका लंबाई का लक्षण है, लंबाई का लक्षण। अगर अपन ने लेंथ या लंबाई का लक्षण लेके प्रयोग किया है तो यह क्या कहलाएगा, एकल, मतलब यहाँ एक ही लक्षण है सिर्फ लंबाई का, या तो पौधा लंबा हो सकता है या बोना हो सकता है, या तो पादप कैसा होगा, लंबा होगा या बोना होगा। तो अपन ने एक ही लक्षण को लेके जब प्रयोग किए तो एकल संकर संकरण, जब दो लक्षणों को लेके प्रयोग करेंगे तो द्विसंकर, और जब एक से ज्यादा लेंगे तो उसको दो से ज्यादा लेंगे तो उसको बहुसंकरण कह सकते हैं, या तीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिसंकर संकरण। तो ये किस पे आधारित परिभाषा है कि जब आप कितने लक्षणों को लेके अध्ययन कर रहे हो, संकरण प्रयोग करवा रहे हो, कितने लक्षणों को लेके आप संकरण के प्रयोग, अगर एक को करवा रहे हो तो एकल संकर संकरण, दो को करवा रहे हो तीन को करवा रहे हो त्रिसंकर, और तीन से ज्यादा करवा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, बहुसंकर संकरण। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे लक्षण प्रारूप। अगला क्या है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। एक होगा आपका लक्षण प्रारूप और दूसरा क्या होगा आपका जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप से मतलब होता है मोर्फोलॉजी, लक्षण प्रारूप से मतलब होता है बाह्य आकार की, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट। लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप से तात्पर्य है कि लक्षणों का अध्ययन करना, पर कौन से लक्षणों का अध्ययन करना, बाह्य लक्षणों का अध्ययन करना।